हेलो बच्चों, फोकस एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू की थी, जिसका पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र हमने प्रारंभ किया। हमने देखा कि ये पूरी यूनिट आवेशों से संबंधित है और आवेश क्या होता है। हमने देखा कि पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है आवेश कहलाता है। यह पदार्थ का गुण है, ध्यान रखिएगा बच्चों। और हमने देखा कि ये दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार कौन सा है? पहला है तो धनावेशित होता है आवेश या ऋणावेशित होता है। हमने इसके आवेशन के प्रकार पढ़े, चार्जिंग की विधियां पढ़ी। हमने कहा तीन प्रकार से आवेशन यानी चार्जिंग किया जा सकता है। पहला प्रकार कौन सा था? पहला प्रकार था आकर्षण द्वारा आवेशन। हमने कहा कि कांच की कोई सी भी छड़ लेके उसको रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो जो कांच की छड़ है वो हल्की फुल्की चीजों को आकर्षित करेगी, यानी उसमें आवेश उत्पन्न होगा। इसी प्रकार एगोनाइट की छड़ को जब हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उसमें भी इसी प्रकार का गुण उत्पन्न हुआ। और जब हमने इसका एक प्रयोग किया तो हमने पाया कि जो कांच की छड़ है उसमें धनावेश तथा एगोनाइट की छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न होता है और ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो घर्षण द्वारा आवेशन तो इसी से हमें सिद्ध हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ा चालन द्वारा आवेशन। चालन के लिए हमें चालक धातुओं की आवश्यकता होती है। हमने दो चालक धातुओं जिनमें एक तो धनावेशित थी और एक अनावेशित दोनों को संपर्क में लाए तो आवेशित जो धनावेश था वो स्पर्श के कारण, चालन के कारण अनावेशित वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है और दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था प्रेरण यानी इंडक्शन द्वारा चार्जिंग आवेशन करना। इंडक्शन के लिए हमने एक छड़ ली थी जो कि ऋणावेशित थी उदाहरण के लिए, और अनावेशित गोले में के पास जब इस छड़ को लाया जाता है तो हम देखते हैं कि गोले के अंदर जो छड़ के पास वाला हिस्सा है उसमें धनावेश उत्पन्न हो जाता है, यानी विपरीत आवेश। ऋणावेश को हम भू संपर्क करके हटा देते हैं। तो ये हमारे तीन विधियां थी जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से शुरू करने वाले हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। सबसे पहला, और ये तीनों जो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दीजिएगा बेटा। यदि कोई वस्तु आवेशित हो, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश, और एक वस्तु कौन सी हो, अनावेशित, इन दोनों के मध्य सदैव आकर्षण का गुण पाया जाएगा। इस बात का आप सदैव ध्यान रखें बच्चों। यदि एक वस्तु आवेशित हो, चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित हो, वो दूसरी अनावेशित वस्तु को सदैव आकर्षित करती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। हमने प्रेरण में ये प्रयोग किया था कि ऋणावेशित छड़ को जब अनावेशित गोले के पास लाया जाता है तो इसके पास धनावेश शेष रह जाता है और ऋणावेश इधर प्रतिकर्षित हो जाता है। तो इस प्रकार इनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब हम दूसरे गुण के बारे में बात करते हैं। विद्युतीकरण का सार्थक यानी सही परीक्षण सदैव प्रतिकर्षण होता है। ऐसा क्यों बोला, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यदि हम एक वस्तु को अनावेशित ले लें, अगर उनमें कोई आवेश ना हो, और दूसरा या तो धनावेश हो या ऋणावेश, तो वो दोनों एक दूसरे को सदैव क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। सदैव क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। गलत लिख दिया यहाँ पर। यदि एक वस्तु आवेशित हो और दूसरी अनावेशित हो तो उनमें सदैव क्या पाया जाता है बेटा, आकर्षण। यानी हमें आकर्षण के गुण से ये पता नहीं चलेगा कि वो धनावेशित थी या ऋणावेशित। यानी इसके लिए हमें सदैव क्या प्रयोग करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बहुत किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विद्युतीकरण यानी आवेश के मापन के लिए, परीक्षण के लिए सबसे सार्थक यानी सही करेक्ट जो परीक्षण है, टेस्ट है, वो कौन सा है, प्रतिकर्षण। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ध्यान दीजिएगा बेटा। जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि प्लस कब उत्पन्न होता है, धनात्मक आवेश कब उत्पन्न होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों में कुछ ना कुछ बहुत अल्प द्रव्यमान पाया जाता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम का। यानी यदि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, साधारण सी बात है कि उसमें द्रव्यमान में कुछ ना कुछ वस्तु में कमी आएगी। और ऋणावेश कब उत्पन्न होता है,
जब उनमें इलेक्ट्रॉन डाला जाता है यानी उनमें उसके द्रव्यमान में थोड़ी बहुत क्या पाई जाएगी, वृद्धि। यानी हम किस निष्कर्ष तक पहुंचे, हमने देखा कि यदि समान द्रव्यमान के दो धातु के गोले ले लें, यदि उनमें कोई आवेश नहीं है तो उनका द्रव्यमान समान है, ठीक है। लेकिन यदि एक धनावेशी, तो एक में तो कौन सा आवेश पाया गया, धनात्मक, और दूसरे में कौन सा आवेश पाया गया, ऋणात्मक। तो हमने देखा कि जो द्रव्यमान है ऋणावेशित गोले का वो अधिक होगा धनावेशित गोले के द्रव्यमान के, ठीक है। क्यों होगा, मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो द्रव्यमान में कमी आएगी और आयन उसके अंदर आएंगे तो द्रव्यमान में क्या पाई जाएगी, वृद्धि। यानी बहुत बेसिक और बहुत हल्का नगण्य मात्रा में अंतर होता है कि द्रव्यमान थोड़ा ऋणावेशित गोले का अधिक होता है, किंतु पढ़ने की दृष्टि से हम इसे नगण्य मानते हैं, नेग्लेक्टेबल माना जाता है, यानी इन्हें न्यूमेरिकल्स में इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। अगला टॉपिक है आवेश का मात्रक। ये आपको जानकारी होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी एग्जाम में आपको यदि ये पता नहीं है तो आप आवेश के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। देखिए, सबसे ज्यादा दुनिया में माना जाता है एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में कूलाम इसका मात्रक होता है। याद रखिएगा बेटा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इंग्लिश में इसको कूलाम ही बोलते हैं और इसको सी इसका प्रतीक होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि सीजीएस में बात करें तो सीजीएस में इसका मात्रक होता है ईएसयू, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। अब यदि कूलाम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में संबंध की बात करें तो ये एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट यानी ईएसयू। एक अन्य मात्रक भी एग्जाम से पूछा जाता है जिसको फेराडे कहते हैं, जो फ्रांस के वैज्ञानिक माइकल फेराडे के नाम पर रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम के बराबर, 96,500 कूलाम के बराबर एक फेराडे होता है। और यदि हमसे विमा पूछ ले तो विमा के लिए हम आवेश का सूत्र उपयोग में लेंगे, Q बराबर I × T। यहाँ I क्या है, धारा है, करंट है, और T क्या है, समय है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, यानी एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर × सेकंड। और यदि हम विमा में बात करें तो एम्पियर की विमा A होती है और सेकंड की विमा क्या होती है, T1, यानी M0 L0 T1 किसकी विमा होती है, आवेश की विमा होती है। अब हम आवेश का संसूचन करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी वस्तु में धनावेश है या ऋणावेश है या आवेश है भी या नहीं भी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम संसूचन यानी डिटेक्शन कहते हैं, इंग्लिश में डिटेक्शन, और नॉर्मल भाषा में इसको जांच भी हम कह सकते हैं। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखिए बेटा, डायग्राम में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। ये कांच की एक बोतल होती है, बोतल, इसके अंदर इसके ऊपर डार्ट लगा होता है, कोर किसे कहते हैं, और एक धातु की छड़ अंदर लगी होती है जिसके साथ सोने की 2 पत्तियां जो स्वर्ण पत्र कहते हैं जुड़ी होती है। इससे एक धातु की डिस्क कनेक्टेड होती है जिस पर हम किसी वस्तु को रखकर उसका आवेश जांचेंगे, धनावेश है, ऋणावेश है या आवेश है भी या नहीं भी। तो उसकी हम 3 प्रक्रियाओं से इसे समझेंगे। बनावट आपको समझ में आई गई, 4-5 चीजें इसमें होती है, ध्यान दीजिएगा बेटा। सबसे पहले हम छड़ को कोई आवेश नहीं देते। आवेश केवल वस्तु में वो या तो धनात्मक भी हो सकता है, वो आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है, यह हमें पता इसमें नहीं चलने वाला है। बस ये पता चलेगा कि इसमें आवेश है या नहीं है, और है तो कितनी मात्रा में, ज्यादा या कम है। ध्यान देना बेटा, उदाहरण के तौर पर हमने धनावेशित वस्तु ली। धनावेशित वस्तु को हमने इस छड़ पर रख दिया, धातु की छड़ पर। अब इसके अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि छड़ जैसे ही वो आवेश ग्रहण करेगी तो इस अंदर इस छड़ को स्थानांतरित कर देगी ये डिस्क। अब अंदर छड़ को स्थानांतरित करते ही ये जो गोल्ड लीफ है, स्वर्ण की पत्तियां हैं, इन पर प्रभाव पड़ने वाला है। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, देखिए, यदि हम किसी आवेशित छड़ को, वो माना कि पॉजिटिव है, धात्विक डिस्क पर रखेंगे तो क्या होगा, जो धनावेश है वो छड़ पर स्थानांतरित यानी ट्रांसफर हो जाता है। और अब होगा क्या,
अब वो भी प्लस है, छड़ भी पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षण का गुण होगा, प्लस प्लस में क्या पाया जाएगा, प्रतिकर्षण, रिपल्जन। तो हम कौन सी घटना देखेंगे, हम देखेंगे कि गोल्ड लीफ है, ये गोल्ड लीफ एक दूसरे से जुड़ जाती है, यानी प्रतिकर्षण होता है। अब ये तो पता चला कि आवेश है, पर इससे ये पता नहीं चला हमें, ये तो हमने उदाहरण लिया था कि पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है, तब भी इस पर नेगेटिव और इस पर नेगेटिव हो जाएगा, और तब भी इसमें क्या पाया जाएगा, प्रतिकर्षण। अब ये कितना ज्यादा प्रतिकर्षित होता है, ये प्रदर्शित करेगा कि इसमें कितनी मात्रा में आवेश है। अब हमें ये जांचना है इसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके लिए हमें दो प्रयोग करते हैं। अब हमने इस पर पहले आवेश दे दिया धनात्मक छड़ को, और वस्तु ली, वस्तु का हमें आवेश नहीं पता है कि इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब जैसे हमने इसको डिस्क पर रखा तो हमने देखा कि इस घटना में भी क्या होता है, प्रतिकर्षण, रिपल्जन। इसका क्या अर्थ निकला, इसका अर्थ ये निकला कि छड़ तो पॉजिटिव थी सही, ये हमारी जो वस्तु है इस पर भी कौन सा आवेश आया है, धनात्मक आवेश। और कितना रिपल्ज होता है, कितना प्रतिकर्षण होता है, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें मात्रा, कितनी मात्रा में धनावेश उपस्थित था। अब तीसरी घटना हम करते हैं, हम इसकी जगह नेगेटिव छड़ लेते हैं। अब जैसे ही नेगेटिव छड़ लेंगे और नेगेटिव वस्तु ली, डिस्क पर रखा, और इस पर ऑलरेडी कौन सा आवेश मौजूद है, धनात्मक आवेश, जो हमने पहले ही दे रखा है। अब ये दोनों एक दूसरे से विपरीत आवेश है, और हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों सोने की पत्तियां एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, दोनों नजदीक आ जाती हैं। इससे हमें यह पता चल गया कि इस पर कौन सा आवेश मौजूद है, ऋणात्मक आवेश। तो ये हमारा प्रयोग है, जिससे हमें एक तो पता चल जाएगा आवेश है भी या नहीं भी, कितनी मात्रा में और कौन सा आवेश है। बहुत बेहतरीन और अच्छा प्रयोग है जो एग्जाम में, इसका नाम अधिकांश से पूछा जाता है कि कौन सा प्रयोग है जो आवेश का संशोधन करता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी। देखो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और बेटा इसी प्रकार यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक बेटा जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि फोकस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर लगातार कक्षाएं संचालित हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और वक्त आने पर अन्य सब्जेक्ट की भी कक्षाएं लगाई जाएंगी आपके लिए। आपके प्यार और स्नेह देते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा। थैंक यू।